नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके, और अभी ये बात लगभग फाइनल हो चुका है कि भारत अभी अपनी फ्यूचर फाइटर जेट के लिए एक इंडिजिनस इंजन को डेवलप करने वाला है, जिसे भारत सफरान के साथ टाइप करने वाला है और दोनों साथ मिलकर अभी एक ऐसे एरो इंजन को डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं जो कि 120 से 125 किलोटन की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा। वैसे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 110 के आसपास है, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखकर इसको 125 तक करने का फैसला किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर थ्रस्ट को इंक्रीज किया सके। और वैसे भी भारत की जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है, इसमें जो थ्रस्ट आउटपुट होता है वो 10% के आसपास रिड्यूस हो जाता है। अब डेवलपमेंट में भारत के पास इस इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी मौजूद रहने वाली है और इंजन को डेवलप करने में भारत का भी काफ़ी योगदान रहने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंजन की कोर सेक्शन को डेवलप करने में सफरान मदद करेगा, जबकि जो आफ्टरबर्नर सेक्शन होगा या टर्बोफैन सेक्शन मौजूद रहेगा उसको भारत की तरफ से डेवलप किया जाएगा। अब इसको लेकर द प्रिंट की तरफ से एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी सफरान की तरफ से भारत को इस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि राफेल डील के मुताबिक फ्रांस को भारत में ऑफसेट क्लॉज के तौर पर लगभग 3.9 बिलियन यूरो को इन्वेस्ट करना था। और द प्रिंट का कहना है कि ये जो एडिशनल $1 बिलियन अभी सफरान भारत को इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए वो लोग मांग रहे हैं, जबकि ये $1 बिलियन प्योरली इंजन को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। द प्रिंट का ये भी कहना है कि ये गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी का फेलियर है, जबकि इस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो एंटायर राफेल डील के अंदर कई कंपनी मौजूद थे और जो टोटल 3.9 बिलियन यूरो का ऑफसेट क्लॉज था वो अकेला सफरान का नहीं था। तो अभी सफरान इस इंजन डेवलपमेंट में अपने तरफ से जितना ऑफसेट बनता है उतना ही इन्वेस्ट करना चाहता है और बाकी बचे इन्वेस्टमेंट को भारत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हमें एक इंजन की जरूरत है तो हमको ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर सफरान नहीं तो कोई और कंपनी होता तो वहाँ पर भी इंजन को डेवलप करने में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। वो बात अलग है कि अगर यहाँ पर पूरी राफेल डील के ऑफसेट क्लॉज को अगर इस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता तो वहाँ पर हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है क्योंकि सफरान जो है वो एक इंजन मैन्युफैक्चर है और राफेल डील के अंदर इसकी इंजन्स को लेकर जितने अमाउंट की ऑफसेट क्लॉज बनती है वो उतना इन्वेस्ट करने वाले हैं और बाकी बचे अमाउंट को भारत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगला अपडेट भारत और वियतनाम को लेके। अब सबको कल की डिफेंस टॉक वीडियो मैंने बताया था कि भारत और वियतनाम के बीच अभी एक तरीके से एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया जा रहा है। इसके बाद भारत और वियतनाम 2030 तक अपनी डिफेंस रिलेशन को पीक पर ले जाने की कोशिश करने वाले हैं, जो कि कहा जाए तो भारत के लिए अभी साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के ऊपर सबसे बड़ी जीत होने वाली है। इसी के साथ ही अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर वियतनाम की गश्त पर गए हुए हैं और इस दौरान वो 3 दिन तक वियतनाम में रहने वाले हैं। अभी वियतनाम की गश्त के दूसरे दिन के अवसर पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा वियतनाम को ऑफिशियली 12 हाई स्पीड पेट्रोल बोट को हैंडओवर किया गया था। इन बोट्स को भी भारत की तरफ से ऑफर किए गए लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर वियतनाम को दिया जा रहा है। इन 12 में से पहले 5 बोट को एल&टी की तरफ से भारत में बनाया गया था और बाकी बचे 7 बोट को भी वियतनाम की होंगा शिपयार्ड में बनाया जाने वाला है। इस दौरान जो नई एग्रीमेंट को अभी साइन किया गया था, जिसका नाम स्कोप और स्केल रखा गया, ये भारत को आगे चल के साउथ चाइना सी रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने में काफी मदद करने वाला है, क्योंकि हम आसानी से वियतनाम में लॉजिस्टिक सपोर्ट को हासिल कर पाएंगे। और अभी भारत वियतनामी वाटर में कई ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को लेके भी काम कर रहा है, जो कि साउथ चाइना सी रीजन में आता है और आगे चल के एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट को और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि पहले हमारे पास साउथ चाइना सी रीजन में कोई बेस मौजूद नहीं था और भारत से जाके साउथ चाइना सी रीजन में एक्सप्लोरेशन करना काफी कॉस्टली भी पड़ रहा था। लेकिन अभी टेंशन काफी हद तक कम होने वाला है और ये चाइना के लिए भी एक सबक होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो इंडियन ओशन में आके अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहे थे, अभी ठीक उसी तरीके से भारत अपनी प्रेजेंस को साउथ चाइना सी रीजन में भी बढ़ा सकता है। अगला अपडेट NASM-SR मिसाइल को लेकर, जो कि एक शॉर्ट रेंज की एंटीसेप्ट मिसाइल है और इसे स्पेशली हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी हाल ही में इसकी टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा था। अभी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से इस मिसाइल की और भी कई सारे ट्रायल को कंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इसकी फर्दर पैरामीटर्स को चेक करने के लिए किया जाएगा।
अभी जो टेस्ट किया गया था वो इसकी प्रपल्शन सिस्टम को और इसकी फ्लाइट प्रोफाइल को लेके एक बेसिक टेस्ट था। इसके बाद अभी डीआरडीओ की तरफ से इसकी एक लॉन्ग रेंज वर्जन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नाम NASM-MR होने वाला है। अब जो SR वर्जन है इसकी रेंज बस 55 किलोमीटर है, जो कि पेट्रोल वेसल या ऑन बोर्ड के लिए एक इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बड़े साइज के वॉरशिप्स के लिए ये इतना इफेक्टिव साबित नहीं हो सकता, क्योंकि हेलीकॉप्टर को वो काफी दूरी से टारगेट कर सकते हैं और इस मिसाइल में बहुत ही छोटे साइज की वॉरहेड मौजूद है, जो कि डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट जैसे वेसल को इतना डैमेज नहीं दे पाएगा। इस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से इसकी एक लॉन्ग रेंज वर्जन को ही बनाया जा रहा है, जिसे फिलहाल एक मिड रेंज का मिसाइल कहा जा रहा है और इसकी रेंज 110 किलोमीटर तक होने वाली है। इसे NASM-MR कहा जाएगा और ये हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि इसको फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से फायर किया जाएगा। इसमें एक 200 kg का वॉरहेड मौजूद होने वाला है, जो कि रिलेटिवली बड़े साइज की वॉरशिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है या डैमेज दे सकता है। अभी इसकी ट्रायल को इसी साल के अंत तक ही शुरू करने का प्लान बनाया जा रहा है और 2024 तक इसको फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट उड़ान स्कीम से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं कि उड़ान स्कीम के अंदर अभी भारत की रिमोट एरिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और रीजनल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के अंदर अभी एयर सर्विस को शुरू करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी हाल ही में इसको अरुणाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब उड़ान स्कीम में जो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है वो मेनली छोटे साइज की प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट होते हैं, क्योंकि इस दौरान जो फ्लाइट पाथ होने वाले हैं वो छोटे होने वाले हैं और इसको छोटे साइज के रनवे से भी ऑपरेट करना पड़ सकते हैं। इसमें अगर हम जेट इंजन वाले एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे तो इसे ऑपरेट करने में हमको दिक्कत होने के साथ साथ जो फ्लाइट टिकट की कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए इकोनॉमिकल नहीं होने वाला है। इस वजह से इसमें मेनली टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अब इसमें HAL की डॉर्नर या फिर नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से डेवलप किए जा रहे सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी काफी हद तक पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। लेकिन इसी बीच ब्राजीलियन एरोस्पेस एम्ब्रेर की तरफ से अभी भारत को अपनी टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है, जिसे भारत चाहे तो अपनी उड़ान स्कीम के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। एम्ब्रेर का कहना है कि वो अभी एक 50 सीटर वाली टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं, जिसको 2027 से 2028 के बीच ऑपरेशन कर दिया जाएगा और इसको वो भारत को ऑफर करना चाहते हैं। इसकी रेंज 1480 किलोमीटर के आसपास होने वाली, जो कि ATR 72-600 के मुकाबले थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन इसकी स्पीड उसके मुकाबले ज्यादा रहेगा। इसके अलावा अपनी लेगेसी 650 और 600 सीरीज की एयरक्राफ्ट को भी वो भारत को ऑफर करना चाहते हैं, जो कि 19 और 37 सीटर वाले एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अब एम्ब्रेर की बात करें तो ये काइंड ऑफ अभी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रही है और सुनने को मिल रहा था कि इससे भारत की तरफ से खरीदने की कोशिश भी किया जा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई भी ठोस जानकारी अवेलेबल नहीं हुआ है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके। एक दिन पहले US आर्मी के एक जनरल की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ से किए जा रहे रैपिड डेवलपमेंट को लेकर चिंता जताया गया था और इसके ठीक एक दिन बाद ही चाइना की तरफ से इस बात को काउंटर किया गया था। और इसी बीच आज मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज को करने का प्लान किया जा रहा है। इस दौरान US आर्मी के ऑफिसर भारत के गश्त पर आने वाले हैं और अभी पहले से US आर्मी की टीम भारत में पहुंच चुकी है, जिनको अभी हमारी ईस्टर्न कमांड के विजिट पर लिया जाएगा। अभी भारत और US के बीच जॉइंटली युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज को करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसे इस बार माउंटेन रीजन में और हाई एल्टीट्यूड रीजन में कंडक्ट किया जाएगा। पिछली बार इस एक्सरसाइज को अलास्का में कंडक्ट किया गया था और इस बार इसको भारत में करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इसको कम से कम इस बार 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई में कंडक्ट किया जाएगा और शायद इसी वजह से पहले से US आर्मी के ऑफिसर भारत के विजिट पर आए हुए हैं और इस एक्सरसाइज को इस साल अक्टूबर में करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।